हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। India is a vast country with varied landforms. Our country has all major physical features of the earth. तो जो हमारी इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्री है जिसमें तरह तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं और हमारी कंट्री में जो भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ये सब हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. तो जियोलॉजिकली देखा जाए तो जियोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो अर्थ की स्टडी हो रखी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो हमारी कंट्री का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे ज्यादा पुराना लैंड मास है अर्थ की सरफेस पर और ये माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है, मतलब स्टेबल है। ओके, द हिमालयस एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। तो जो हिमालय और जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वो मोस्ट रिसेंट मतलब जो न्यू अभी हाल ही में ही फॉर्म हुए लैंडफॉर्म्स हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। और जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से होकर मिलकर बना है, जो कि किसके द्वारा डिपॉजिट की गई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदु के द्वारा। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें क्या क्या पाया जाता है? igneous और metamorphic rocks, और इस यहाँ पर क्या है? जेंटली राइजिंग हिल्स हैं, मतलब पहाड़ियां बनी हुई हैं और यहाँ पर वाइड वैलीज भी पाई जाती हैं। ओके, तो हमारी जो कंट्री है उसमें जो भी हमारे मेजर फिजिकल फीचर्स हैं उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालय माउंटेन्स के बारे में। तो जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो क्या है? यंग यानी कि रिसेंटली बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं लोकेटेड इन नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और जो हमारा इंडिया का नॉर्थर्न बॉर्डर है यहाँ पर लोकेटेड है। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर का। और जो इनकी चौड़ाई है, इनकी विड्थ है, वो वेरी करती है। 400 किलोमीटर का है कश्मीर में और 150 किलोमीटर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न हाफ देन इन द वेस्टर्न हाफ। और जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न हाफ में पाई जाती है वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। ओके, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पैरेलल रेंज में। तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये हमारा इंडिया का ये वाला नॉर्थर्न बॉर्डर है, यहाँ पे लोकेटेड है। और इनकी विड्थ जो कश्मीर में वो कितने हैं यहाँ पर? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। ओके, और हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट है वो है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेट और इनर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, ये वाली रेंज। ओके, सेकंड है हिमाचल और लेसर या मिडिल हिमालयस भी कहा जाता है जिसको, तो ये वाली लेसर हिमालयस। और थर्ड है शिवालिका और आउटर हिमालयस, ये वाली रेंज। ओके, अब हम इनको भी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिमाद्री, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट और इनर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, मतलब नॉर्थ में पाई जाती है हमारे इंडिया के यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या पाए जाते हैं? लेसर हिमालयस, उसके बाद लास्ट में है शिवालिका। ओके, एक कंटिन्यूअस रेंज है विद हाईएस्ट पीक। ये कंटिन्यूअस है, इसके बीच में मतलब गैप नहीं है। और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में पाई जाती है। और यहाँ पे एवरेज हाइट कितनी है इस वाली रेंज की? 6000 मीटर। और ये नेचर में कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। और इस रेंज है इसके कोर पार्ट में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range। तो ये हमेशा पूरी साल भर कैसा रहता है? स्नो बाउंड रहता है, मतलब
इस रेंज में हमेशा स्नो रहती है और यहाँ से नंबर ऑफ काफी ज्यादा ग्लेशियर्स इस वाली रेंज से निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल और मिडल हिमालयाज। तो ये जो हमारे हिमाद्री रेंज है उसके साउथ में लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हिमाद्री है तो उसके साउथ में, यानी कि यहाँ पे ये वाली रेंज लाई करती है, जिसे क्या बोला जाता है हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, हाईली कंप्रेस्ड रॉक से मिलकर बनी हुई है। और जो इसका एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है, कहीं कहीं पे तो क्या है 3700 किलोमीटर है और कहीं कहीं पर क्या है 4500 मीटर है। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब जो इसकी हाइट होती है इन पहाड़ों की उसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो कहीं पर पहाड़ों की हाइट कितनी है 3700 मीटर, तो कहीं पर कितनी है 4500 मीटर। और जो इसकी एवरेज विड्थ है यानी कि चौड़ाई है ये वाली, वो कितनी है 50 किलोमीटर। पीर पांजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। तो इस वाली रेंज में जो पीर पांजाल रेंज है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। ओके, द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो जो धौलाधार और महाभारत रेंजेस है वो भी इसी रेंज में पाई जाती हैं। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और इस रेंज में जो फेमस वैली है कौन कौन सी, वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, और ये सब इसी वाली रेंज में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा शिवालिका या फिर जिसे आउटर हिमालयस भी बोला जाता है। तो इसकी विड्थ कितनी है 10 to 50 किलोमीटर इसके बीच में है। और इसका एल्टीट्यूड भी वेरी करता है, कहीं कहीं पे तो इनकी कितना है एल्टीट्यूड 900 मीटर और कहीं कहीं पे तो है 1100। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya ranges located further north। और इस रेंज में होता है सेडिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि किसके द्वारा लाए जाते हैं, जो नॉर्थ से जो नदियां आ रही होती हैं उनके द्वारा लाए जाते हैं। ओके, शिवालिका कंस्टिट्यूट ऑफ ड्यून्स। तो यहाँ पे ड्यून्स भी पाई जाती हैं इस रेंज में। ड्यून्स क्या होती हैं, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिका आर नोन एज ड्यून्स। तो जो वैली वो किस किस के बीच में पाई जाती है, जैसे कि लेसर हिमालयाज है और ये शिवालिका है, तो इसके बीच में जो वैली बन जाती है इसी को किस नाम से जाना जाता है, ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। These valleys are covered with thick gravel and aluminium। और जो ये वैलीज है किससे कवर हो रखी है, ग्रेवल और एल्यूमिनियम से कवर हो रखी है। ओके, ये तो हमने पढ़ा हिमालयाज के लैटिट्यूडनल डिवीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो हम वेस्ट हिमालय को वेस्ट से लेके ईस्ट में भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हिमालयाज को, और इसको क्या बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, मतलब ये तो होता है जो लेटा हुआ होता है लैटिट्यूडनल होता है, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो डिवीजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, रिवर्स के द्वारा होता है। ओके, तो जैसे मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। तो जो हिमालयाज हैं जो किसके बीच में पाए जाते हैं, इंदु और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उनको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालयाज। और जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कुमाऊं हिमालयाज। और जो काली और तिस्ता रिवर के बीच में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है नेपाल हिमालयाज। और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पाए जाने वाले हिमालयाज को क्या बोला जाता है, असम हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट है पूर्वांचल हिमालयाज। तो ये भी एक हिमालयाज की जो रेंज है उसका इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। तो बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। तो दिहांग गोर्ज से क्या होता है, जो हिमालय की रेंज है वो कहाँ पे बैंड हो जाती है, साउथ में बैंड हो जाती है। यहाँ पर ये आपको रेड वाली लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, तो ये बैंड हो जाती है और ये कहाँ पर स्प्रेड हो जाती है, जो हमारी इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पर। इसी को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स बोला जाता है। ओके, दे आर नोन एज द पूर्वांचल or the eastern hills and mountains, mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। और ज्यादातर यहाँ पर कौन से पत्थर पाए जाते हैं, सैंडस्टोन पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि सेडिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली। और ये किससे कवर्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नॉर्थर्न प्लेन्स।
Rivers played a major role in its formation. Indus, Ganga and Brahmaputra along with their tributaries responsible for the formation of northern plains. तो northern plains की formation के लिए कौन responsible होता है? Rivers. और वो कौन कौन सी rivers हैं? इंदु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी tributaries. ओके, तो मैप में जो आपको एक कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये इतना एरिया क्या है? नॉर्थन प्लेन्स है. ओके, deposition of aluminium in the foothills of Himalaya brought by them spread over an area of 7 lakh square kilometer, about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. तो ये किसकी डिपोजिशन से बना हुआ है? एल्यूमिनियम की डिपोजिशन से. और कितनी एरिया में फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है. और ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है. और कितना चौड़ा है? 240 से लेके 320 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है. और ये एरिया बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. और ये डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम सॉइल होती है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है. यहाँ पे वाटर भी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए जो एरिया है वो एग्रीकल्चरली बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है. The rivers coming from northern mountains are involved in the depositional work. और डिपोजिशन वर्क कौन करता है? जो रिवर्स नॉर्थन प्लेन से आ रही होती हैं वो डिपोजिशन वर्क करती हैं और नॉर्थन प्लेन को फॉर्म करती हैं. इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड. तो लोअर कोस्ट में जैसे कि माउंटेन्स है, जैसे रिवर यहाँ से आ रही है, जब नीचे आती है रिवर्स तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो डिपोजिशन वर्क करती जाती है. जो भी अपने साथ सेडिमेंट्स को भाग के लेके आती है वो डिपॉजिट करती हुई जाती है और उसी की वजह से क्या होता है? रिवराइन आइलैंड फॉर्म हो जाते हैं. रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं? जैसे कि डिपोजिशन होता जाता है तो इस तरह के आइलैंड बन जाते हैं जो कि ऊपर से ऐसे विजिबल होते हैं. पानी ऐसे बह के निकल जाता है, ऐसे उनका कुछ पार्ट ऊपर दिखता रहता है, तो इनको क्या बोला जाता है? रिवराइन आइलैंड बोला जाता है. और जो सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो कहाँ पर है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है. उसका नाम क्या है? मजूली. ओके, The northern plains is broadly divided into 3 sections on the basis of area. तो एरिया के बेसिस पे हम नॉर्थन प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन से हैं? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. मैं आपको मैप में भी शो कर देती हूँ. तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये क्या है? पंजाब प्लेन्स. ये ब्लू वाला है गंगा प्लेन्स एंड ये ब्राउन वाला है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. जो पंजाब प्लेन्स है वो नॉर्थन प्लेन के वेस्ट पार्ट में है, formed by the Indus and its tributaries. और किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है पंजाब प्लेन? इंदु और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म किया जाता है. और इंदु की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? झीलम, चेनाब, रबी, बीस एंड सतलुज, डोमिनेटेड बाय दोआब्स. और इसमें काफी ज्यादा क्या पाए जाते हैं? दोआब्स पाए जाते हैं. दोआब क्या होते हैं? दोआब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो का मतलब होता है टू और अब का मीनिंग होता है वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है गंगा प्लेन्स. जो गंगा प्लेन्स है वो किस किस के बीच में फैला हुआ है? गागर और तिस्ता रिवर के बीच में ये फैला हुआ है. इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और ये नॉर्थ इंडिया के किस किस स्टेट्स में है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट में गंगा प्लेन्स जो है वो फैला हुआ है. ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो जो गंगा प्लेन है उसके ईस्ट में लाई करता है. जैसे कि ये गंगा प्लेन है तो इसके ईस्ट में क्या लाई करता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है. ओके, ड्रेन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर. और ये किसके द्वारा ड्रेन किया जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा. कवर मोस्ट ऑफ द असम एंड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. और ये ज्यादातर कौन सी स्टेट को कवर करता है? असम और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उनको ये कवर करता है. ओके, नेक्स्ट है On the basis of relief features, northern plains divide into 4 regions. तो हम रिलीफ फीचर के बेसिस पे भी नॉर्थन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से हैं? वो बाबर, तराई, भांगर एंड खादर. ओके, अब एक एक करके हम इनको भी डिस्कस करेंगे. तो जो भाबर रीजन होता है, अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिका, इट इज नोन एज बाबर. तो जो बाबर रीजन है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई की एक बेल्ट है जो कि किसके पैरेलल में लाई करती है? जो शिवालिक है. जैसे ये रेंज है हिमालय की, तो जो लास्ट वाली रेंज होती है ना शिवालिक, इसके पैरेलल में लाई करती है. इसको क्या ही बोला जाता है? भाबर बोला जाता है. कंप्राइज पेबल्स विच वॉट बाय रिवर. और यहाँ पे क्या होते हैं? पत्थर पाए जाते हैं. आपको दिख रहे हैं ना पत्थर, जो कि किसके द्वारा लाए जाते हैं? नदियों के द्वारा लाए जाते हैं.
स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन, और जो नदियों की जो स्ट्रीम्स आती हैं, धारा बह के आती हैं, वो इस रीजन में आके डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेबल्स है उनके बीच में छिप जाती हैं। नेक्स्ट है तराई रीजन। तो तराई रीजन कहाँ पे लाई करता है, ये भाबर बेल्ट के साउथ में लाई करता है। जैसे कि ये तीनों रेंज मैंने आपको बताई थी, तो ये जो लास्ट वाली क्या होती है, शिवालिका रेंज है, ठीक है। तो इसके साउथ में, यानी कि यहाँ पर क्या लाई करता है, बाबर बेल्ट है, और उसके साउथ में क्या लाई करता है, तराई रीजन लाई करता है। ओके, वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन वेयर रिवर रीमर्ज। ये वेट है, मतलब गीला रहता है, यहाँ पे स्वैम्पी है, दलदल टाइप का एरिया है ये, और यहाँ पे क्या होता है, जो रिवर्स की स्ट्रीम जो कि बाबर रीजन में डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे रीइमर्ज हो जाती है, यानी कि दोबारा दिखने लगती है। थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये जंगल से भरा हुआ एरिया, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी काफी है। ओवर द टाइम फॉरेस्ट क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब पहले यहाँ पे काफी ज्यादा थिकी फॉरेस्ट था, लेकिन टाइम के साथ एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे क्या कर दिया गया है, क्लियर लैंड बना दिया गया है, ताकि वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है भांगर, लाइज साउथ टू द बाबर बेल्ट। ये भी क्या, बाबर बेल्ट के साउथ में लाई करता है। इट लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट आर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, फूड कहाँ पर लाई करता है, फूड प्लेन्स के ऊपर लाई करता है, और ये टेरेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है एक, जैसे कि ये फूड प्लेन है, सॉरी फ्लड प्लेन है, यहाँ पे लाई करता है। जो टेरेस लाइक स्ट्रक्चर आपको उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये भांगर रीजन है। ओके, कंटेन्स क्ले कैरियर्स डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। तो इसमें कैरियर्स डिपॉजिट पाए जाते हैं, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है, कंकर बोला जाता है। रिलेटिवली लेस फर्टाइल, और ये बहुत ही ज्यादा कम फर्टाइल, ये कम फर्टाइल होता है किसके मुकाबले, खादर के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट है न्यूयर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ फूड प्लेन्स, सॉरी फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। तो जो नया और जो रिसेंट में डिपॉजिट हुआ फ्लड प्लेन का पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट हर साल अपने आप ही रिन्यू हो जाता है, जब भी बारिश होती है फ्लड प्लेन एक्सपेंड करता है, और वहां पे न्यू एल्यूवियल सॉइल आके डिपॉजिट हो जाती है। सो आर फर्टाइल, और ये इसलिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। थस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल आइडियल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, लैंड मास जो कि तीनों तरफ से किससे कवर होता है, वाटर से कवर हुआ होता है, उस लैंड मास को क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुलर। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा उठा हुआ होता है इस टाइप में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, और ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये किसकी वजह से बना हुआ है, जो गोंडवाना लैंड था उसकी ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से ये बना है। और यहाँ पर ब्रॉड और शैलो वैलीज पाई जाती हैं, और राउंडेड हिल्स भी पाई जाती हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली इस प्लेट्यू को दो तरह से डिवाइड किया गया है। उसका क्या क्या नाम है, सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यू। तो ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, और जो ये पिंक वाला पार्ट है क्या है, दक्कन प्लेट्यू है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, तो ये कहाँ पे लाई करता है, यहाँ से नर्मदा रिवर बह के जाती है, तो इसके नॉर्थ में ये लाई करता है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू का बहुत ही काफी ज्यादा एरिया ये कवर करता है। कवर बाय विंध्या एट नॉर्थ, सतपुरा एट साउथ एंड अरावली एट द नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये किससे कवर है, विंध्या जो है इसके नॉर्थ में पाई जाती है, यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा, और यहाँ पे क्या है, अरावली है। ओके, rivers such as Chambal, Sindh, Betwa and Can is from southwest to northeast, thus indicating the slope। तो जो rivers हैं चंबल, सिंध और बिटवा, ये कहाँ से कहाँ पर मूव करती हैं, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या दिखा रही है, ये स्लोप को दिखा रही है, यहाँ की तरफ मतलब ये उठा हुआ है थोड़ा, यहाँ की तरफ नीचे है। रिवर्स कैसे ड्रेन करती हैं, तो जहाँ स्लोप ऊंचा है वहां से नीचे की तरफ ऐसे तो ड्रेन करेंगी ना, यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ पे ये थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ पर ये नीचे है, ये स्लोप को दर्शाती है, इसका मतलब जो रिवर्स है। ओके, वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, और जो वेस्ट में है ये वाइडर है, मतलब चौड़े हैं थोड़े,
इनका जो साइज है वो चौड़ा है और ईस्ट में ये थोड़ा पतला है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसे किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by Damodar River। और जो इसका और भी ज्यादा आगे जाके जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो किस नाम से जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से, जो कि किस रिवर द्वारा ड्रेन किया जाता है? दामोदर रिवर के। सेकंड पार्ट है इसका दक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो जो ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है उसे क्या बोला जाता है? दक्कन प्लेट्यू। जैसे कि हमारा इंडिया है, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इसके नॉर्थ में क्या है? यहाँ पे क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ पे है दक्कन प्लेट्यू इसके साउथ में। ओके, द सतपुरा रेंज फ्लैग्स इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the Mahadev, the Kaipur Hills and Maikal Range form its eastern extension। जो सतपुरा रेंज है वो इसका नॉर्थ का बॉर्डर बनाती है और जबकि जो महादेव, कायमूर और माइकाल रेंज है वो उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। द दक्कन प्लेट्यू इज हाई इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। और ये जो दक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट में थोड़ा सा हाई है, मतलब ऊंचा है, और ईस्ट में स्लोप को दर्शाता है, यानी कि ईस्ट में थोड़ा सा नीचा है। ठीक है। An extension of plateau is also visible in the northeast, locally named as Meghalaya Karbai Anglong Plateau and North Kakar Hills। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कहाँ पर देखा जाता है? नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मेघालय कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थर काकर हिल्स। ओके, थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। और तीन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, हिल रेंज, वो कौन कौन सी है इस एरिया में? गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या दर्शाते हैं? डक्कन प्लेट्यू के किनारे को दर्शाते हैं। जो ईस्टर्न घाट है वो इसका ईस्टर्न किनारे को दर्शाते हैं, जो वेस्टर्न घाट है इनके वेस्टर्न किनारे को दर्शाते हैं। तो ये पिंक लाइन यहाँ पे दिखती है, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स, सॉरी ईस्टर्न घाट्स, और ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं। ओके, वेस्टर्न घाट्स दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, उनको जो पासिस बने हुए हैं इनके बीच में से वहीं से क्रॉस कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 टू 1600 मीटर। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हाइट में ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे हैं और इनका जो एवरेज एलिवेशन है, मतलब जो इनकी हाइट है वो कितनी है? 900 से लेके 1600 मीटर के बीच में है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो नॉर्थ से लेके साउथ में आते आते इंक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे छोटे हैं फिर यहाँ पे आते आते वो बड़े होते जा रहे हैं, इंक्रीज है उनकी हाइट। ठीक है। हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी वो वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या कोज करते हैं? ओरोग्राफिक रेन को कोज करते हैं। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? जैसे कि पहाड़ है, यहाँ से हवा आ रही है बहती हुई, तो पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा है ना, तो ये ऊपर उठ नहीं पाती है, तो यहीं पर जो बारिश होती है वो यहीं पर हो जाती है इस एरिया में। इसके इस साइड बारिश नहीं हो पाती है, यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, तो इसी रेन को क्या बोला जाता है? ओरोग्राफिक रेन बोला जाता है। ओके, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इरेगुलर होते हैं और डायसेक्टेड बाय रिवर्स। तो वेस्टर्न घाट क्या थे? वो तो क्या थे? कंटिन्यूअस थे, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, शेप्स में इरेगुलर होते हैं और किसके द्वारा डायसेक्टेड होते हैं? रिवर्स के द्वारा ही कटे हुए होते हैं बीच में से। एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। जो इनकी एवरेज एलिवेशन है, मतलब जो ऊंचाई है वो कितनी है? 600 मीटर है। और इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? महानदी वैली से लेके नीलगिरी तक फैले हुए हैं साउथ में। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर। तो जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। Chevrolet Hills and the Jawadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats। तो जो सेवरो हिल्स और जो जवाड़ी हिल्स हैं वो ईस्टर्न घाट के कौन से पार्ट में पाई जाती है? साउथ ईस्ट में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट। Indian desert lies towards the
वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो अरावली हिल्स है यहाँ पर है अरावली हिल्स, उसकी जो वेस्टर्न मार्जिन है यानी कि इस साइड, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, तो इसकी जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर ये लोकेटेड है जो हमारा इंडियन डेजर्ट है। ओके, इट इज एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये मतलब बहुत ही ज्यादा सैंडी प्लेन है, मतलब यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है और यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी बहुत सारी पाई जाती है। द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है साल भर में। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। कम बारिश होती है तो इसी की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा सूखा है। यहाँ की जमीन कैसी है, बंजर जमीन है, उसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन कवर है वो भी काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पर एक ही रिवर पाई जाती है इस रीजन में, उस रिवर का क्या नाम है, लूनी। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ब्रिचन कवर लार्ज एरियाज। तो यहाँ पे ब्रिचन्स पाए जाते हैं काफी ज्यादा एरियाज में। ब्रिचन्स क्या होते हैं, तो ये क्रिशन शेप ड्यून्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ब्रिचन्स बोला जाता है। इस टाइप के ड्यून्स होते हैं ये, इनको क्या बोला जाता है, ब्रिचन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप एट द मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जैसे हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट है यहाँ पर, तो इसी को जो पतली सी कोस्टल स्ट्रिप है इसी को क्या बोला जाता है, कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। वेस्ट में क्या है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर, और ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट इज अ नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच की तरह बीच में दबे हुए हैं। किस किस के बीच में, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो कलरफुल वाली लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे ये क्या है, अरेबियन सी है। तो इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह बीच में दबे हुए हैं ना, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कोस्ट, और इस तरफ है ईस्टर्न कोस्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्थ वाला पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, कोंकण बोला जाता है, और जो इसका बीच वाला पार्ट है उसको कन्नड़, और जो साउथ वाला पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये क्या है, कोंकण, और जो इसका सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कन्नड़, और ये जो इसका साउथ वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, मालाबार कोस्ट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। तो ये किसके पैरेलल है, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है ना, ये इसके पैरेलल में रन करते हैं, यहाँ पर है ये, और इनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, जो इसका नॉर्थर्न पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थर्न सिरकार, ये वाला पार्ट, और जो इसका साउथर्न पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। ओके, large rivers such as Mahanadi, Godavari and Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। और इस कोस्ट पे जो ये 4 नदियां हैं, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मिलकर एक बहुत ही बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं। और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है, लेक चिलिका। तो जो चिलिका लेक है वो जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। तो जो हमारा इंडिया है उसमें 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो जो आपको अरब सागर यानी अरेबियन सी में जो ये छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो ये कहाँ पर लाई करते हैं, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे मालाबार कोस्ट है तो उसके पास में ही लाई करते हैं। यहाँ पर है ना, ये देखिए, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो यहाँ पे छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। कोरल क्या होते हैं, कोरल आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। तो ये जो कोरल होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत ही कम टाइम तक जीते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। वो क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, उनके सिक्रेशन से क्या बनता है,
इनके सिक्रेशन से रीफ्स फॉर्म होती हैं। ओके, अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। पहले लक्षद्वीप आइलैंड को किसके नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसको रीनेम्ड कब किया गया? 1973 में इसको रीनेम्ड किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप आइलैंड्स। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। ये बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करते हैं, कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर का। और जो कावरत्ती आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। तो जो चेन बनी हुई है छोटे छोटे आइलैंड की, जो नॉर्थ से साउथ में फैली हुई है, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। उन्हीं को क्या बोला जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोला जाता है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। तो जो पूरी जो ये चेन बनी हुई है आइलैंड की, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ में है उसको क्या बोला जाता है? अंडमान आइलैंड्स, और जो साउथ में है उसको क्या बोला जाता है? निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, मैं एक बार आपको इमेज में दिखा देती हूँ। जो पूरी चेन बनी हुई है ना पूरी की लंबी सी, तो जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है ये क्या है? अंडमान आइलैंड्स, और जो इसका साउथ वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? निकोबार आइलैंड्स। It is believed that these islands are an elevated portion of the submerged mountains। ये माना जाता है कि जो आइलैंड्स हैं वो उन माउंटेन्स का पार्ट है जो कि 2004 में सुनामी आई थी, वो जब डूब गए थे, तो ये कुछ पार्ट है जो कि डूबा नहीं है, ये ऊपर से दिखाई देता है और इन्हें आइलैंड बोला जाता है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है किसकी? फ्लोरा और फोना की, यानी कि काफी तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। तो ये आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? इक्वेटर के क्लोज, यानी कि इक्वेटर के पास लाई करता है, इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो भी काफी ज्यादा थिक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बनाएं।